हम लोग पहुंचे ब्रांच अकाउंट में। क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया था लास्ट वीडियो लेक्चर में। ये क्वेश्चन 2 है। ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है, सिर्फ एक दो बातें छोड़ के। यहां से लेकर इस क्वेश्चन से लेकर हमारी स्पीड समझने की थोड़ी बढ़नी चाहिए, क्योंकि पहला क्वेश्चन था जब तो एक एक एंट्री धीरे धीरे सॉल्व कर रहे थे, रूल्स के साथ सॉल्व कर रहे थे। यहां से लेकर हमारी स्पीड बढ़नी चाहिए। ये क्वेश्चन 2 है, ये भी डिपेंडेंट ब्रांच ही है। वाडिया ट्रेडर्स हैज अ ब्रांच एट नागपुर। तो हेड ऑफिस का नाम है वाडिया ट्रेडर्स। तो इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस का नाम है वाडिया ट्रेडर्स। अब इन लोगों की एक ब्रांच है नागपुर में, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नागपुर ब्रांच अकाउंट। नागपुर ब्रांच अकाउंट है, ये ब्रांच अकाउंट ही, पर इसको बोलेंगे नागपुर ब्रांच अकाउंट। ओके, आप लोग ऐसा इमेजिन करना, अज्यूम करना कि ये जो ब्रांच अकाउंट है ये इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस है, मतलब हेड ऑफिस वाले ने बनाया है। और बाकी के जो 4 अकाउंट हैं, आप ऐसा अज्यूम करना कि जो बाकी के 4 अकाउंट हैं ये ब्रांच वाले ने बनाए हैं, ऐसा अज्यूम करना। बनाता हेड ऑफिस वाला ही है रियलिटी में, बट आप ऐसा अज्यूम करना कि ये 4 अकाउंट ब्रांच की बुक्स में है। ठीक है, और लिखना नहीं ऐसे ऊपर ऊपर लिखना नहीं इन द बुक्स ऑफ ब्रांच, नहीं है, ये सब इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस ही, पर अकाउंटेंसी अच्छी तरह से समझनी है। तो ऐसा अज्यूम करना कि ये जो पहला अकाउंट है ब्रांच अकाउंट, ये हेड ऑफिस वाले ने बनाया और बाकी के 4 अकाउंट ब्रांच वाले ने बनाए। अब शुरू करते हैं। वाडिया ट्रेडर्स हैज अ ब्रांच एट नागपुर। Wadia Traders has a branch at Nagpur. Head office sends goods to branch at cost. ये at cost भी बहुत इंपॉर्टेंट है आगे चल के, क्योंकि इनवॉइस प्राइस वाले सम्स भी आने वाले हैं कंसाइनमेंट के जैसे। At cost on the condition that sales are to be made for cash only. अब अगर सेल सिर्फ कैश पे ही होगा, मतलब डेटास अकाउंट हमको नहीं बनाना है, डेटास अकाउंट में कुछ भी नहीं आएगा। All cash received by branch is to be remitted मतलब पैसे पे करना, remitted to head office daily, मतलब जितना भी ब्रांच वाले को कैश मिलेगा डेली वो हेड ऑफिस वाले को दे देगा। द हेड ऑफिस सेंड्स कैश फॉर पेटी एक्सपेंसेस। हेड ऑफिस वाला पेटी एक्सपेंसेस के लिए पैसे भेजेगा। ऑल एक्सपेंसेस एक्सेप्ट पेटी एक्सपेंसेस आर पेड बाय हेड ऑफिस। तो ऐसा ही होता है, सारे खर्चे हेड ऑफिस वाला ही पे करेगा, सिर्फ पेटी एक्सपेंसेस ब्रांच वाला पे करेगा। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑफ ब्रांच for the year ending on 31/3/2010 prepare branch account, trading account, P&L account. अब डेटास अकाउंट और पेटी कैश अकाउंट, जो लास्ट के 2 अकाउंट हैं डेटास और पेटी कैश, वो कभी भी ड्रॉ करने के लिए नहीं बोलेंगे, वो आपको खुद ही बनाना है। क्वेश्चन में नहीं बोला होगा लेकिन आपको बनाना है डेटास अकाउंट और पेटी कैश अकाउंट। अब ये सबसे पहले स्टॉक दिया हुआ है 31/3/2009 और यहाँ पे नीचे स्टॉक दिया हुआ है, आपको अगर दिखाई दे रहा हो जहां पे मैं कर्सर को हिला रहा हूं, स्टॉक 31/3/2010। तो ऊपर लिखा हुआ है 31/3/2009, नीचे लिखा हुआ है 31/3/2010। तो ये हमारा अकाउंटिंग ईयर हो गया फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31/3/2010। ये ब्रांच अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में भी ऐसा ही, फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31/3/2010। और पीएनएल अकाउंट में भी ऐसा ही, पीएनएल अकाउंट में भी ऐसे ही, फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31/3/2010। ठीक है, सब जगह पे मैंने ईयर एंडिंग लिख दिया 31/3/2010। ट्रेडिंग में भी, पीएनएल में भी, ब्रांच में भी। आगे अब आ जाते हैं पहली लाइन क्वेश्चन की। स्टॉक ऑन 31/3/2009, 31/3/2009 या 1/4/2009 एक ही बात है। 1000 लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक, मतलब करंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक 1000। ये 1000 यहाँ पे ब्रांच अकाउंट में डेबिट होगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसमें हमारे सारे ओपनिंग एसेट्स आते हैं, तो ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे डेबिट होगा 1000, एक इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट होगा ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट। ट्रेडिंग अकाउंट में
1000 डेबिट होगा तो ओपनिंग स्टॉक 1000, एक ब्रांच अकाउंट में डेबिट और एक ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट 1000। आगे उसके बाद आप लोगों को दिया हुआ है कैश का ओपनिंग बैलेंस 200। वैसे कैश आप देख रहे हो, कैश अलग दिया हुआ है, उसके नीचे देखो पेटी कैश अलग दिया हुआ है। तो ये नॉर्मल कैश बैलेंस है, ये पेटी कैश बैलेंस है। सुनना ध्यान से, बहुत अच्छी तरह सुनना। अब जो नॉर्मल कैश बैलेंस है 200, इसका फिलहाल मैं एक ही इफेक्ट करूंगा। जो नॉर्मल कैश बैलेंस है 200, इसको मैं बोलूंगा ओपनिंग कैश बैलेंस 200। जो नॉर्मल कैश बैलेंस है इसका मैं फिलहाल एक ही इफेक्ट करता हूं और यहाँ पे एक स्टार लगा देता हूं। स्टार मैंने इसलिए लगाया कि इसका दूसरा इफेक्ट करना बाकी है। इस 200 का दूसरा इफेक्ट अभी नहीं होगा, जब पूरा क्वेश्चन एंड में हम लोग बैलेंसिंग करेंगे तब मैं बताऊंगा कि ये 200 का दूसरा इफेक्ट कहां पे होगा। वैसे मैंने क्वेश्चन 1 में बताया आपको कि हर अमाउंट के दो इफेक्ट होते हैं, हर अमाउंट के दो इफेक्ट होते हैं। जो सेट 1 में डेबिट होगा वो सेट 2 में भी कहीं ना कहीं पे डेबिट होगा, मैंने ऐसे बताया था। लेकिन इस 200 का फिलहाल कोई दूसरा इफेक्ट नहीं होगा, एंड में होगा, लेकिन उसके लिए आपको एंड तक सब कुछ सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये ओपनिंग कैश बैलेंस हो गया 200। स्टार मतलब अभी इसका दूसरा इफेक्ट करना बाकी है। आगे फिर पेटी कैश का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 140। पेटी कैश का ओपनिंग बैलेंस 140, तो ये आएगा ब्रांच अकाउंट में डेबिट साइड। ओपनिंग पेटी कैश बैलेंस, ओपनिंग पेटी कैश बैलेंस 140, ब्रांच अकाउंट में डेबिट। तो दूसरा इफेक्ट होगा पेटी कैश अकाउंट में डेबिट। पेटी कैश अकाउंट में, ये ब्रांच पेटी कैश है, इसमें डेबिट 140। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसके आगे क्वेश्चन में जाएंगे। ओपनिंग पेटी कैश के मैंने दो इफेक्ट बता दिए, एक ब्रांच अकाउंट में डेबिट किया, ये 140 रुपीज एक ब्रांच अकाउंट में डेबिट किया, और एक पेटी कैश अकाउंट में डेबिट किया। अब गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस 34,500। अब एक्टिव वॉइस बोलो, पैसिव वॉइस बोलो, भाषा समझो। गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, ऐसा कौन बोलेगा? ब्रांच वाला बोलेगा। ब्रांच वाला बोलेगा गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस। हेड ऑफिस वाला क्या बोलेगा? हेड ऑफिस वाले बोलेगा गुड्स सेंट टू ब्रांच। गुड्स सेंट टू ब्रांच 34,500। तो यहाँ पे ब्रांच अकाउंट में हो जाएगा डेबिट साइड 34,500। हेड ऑफिस वाला क्या बोलेगा? टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। हेड ऑफिस वाला बोलेगा टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, ब्रांच इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर 34,500। ब्रांच वाला क्या बोलेगा? ब्रांच वाला बोलेगा कि दिस इज वन टाइप ऑफ परचेज, दिस इज वन टाइप ऑफ परचेज। तो ब्रांच वाला इसको डेबिट कर देगा ट्रेडिंग अकाउंट में टू गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस 34,500। तो दोनों जगह पे डेबिट हुआ, ब्रांच अकाउंट में भी डेबिट हुआ, ट्रेडिंग अकाउंट में भी डेबिट हुआ। अब ऑटोमेटिकली थोड़ी स्पीड बढ़ गई क्योंकि सेकंड क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में हम ये सब कर चुके हैं। फिर इसके बाद लिखा हुआ है गुड्स रिटर्न्ड टू हेड ऑफिस 14,500। गुड्स रिटर्न्ड टू हेड ऑफिस 14,500, 14,500 गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस। तो ब्रांच वाला बोलेगा बाय, सॉरी हेड ऑफिस वाला बोलेगा, हेड ऑफिस वाले बोलेगा गुड्स रिटर्न्ड बाय ब्रांच 14,500। हेड ऑफिस वाला ऐसा बोलेगा। ब्रांच इज द गिवन, क्रेडिट द गिवन बाय गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच। और ब्रांच वाला क्या करेगा? ब्रांच वाला इस 14,500 को क्रेडिट नहीं करेगा, डेबिट में से माइनस करेगा। अब सीधी बात है, डेबिट में से माइनस मतलब क्रेडिट ही होता है। तो ये
ब्रांच वाला क्या करेगा, डेबिट में से माइनस करेगा, लेस गुड्स रिटर्न्ड टू हेड ऑफिस, लेस गुड्स रिटर्न्ड टू हेड ऑफिस 14,500, गुड्स रिटर्न्ड टू हेड ऑफिस 14,500। तो ब्रांच वाले ने क्या किया, इसको डेबिट में से माइनस कर दिया। हेड ऑफिस वाले ने क्या किया था, हेड ऑफिस वाले ने इसको क्रेडिट साइड पे लिखा था और ब्रांच वाले ने इसको डेबिट साइड से माइनस कर दिया। एक ही बात है, डेबिट में से माइनस मतलब क्रेडिट ही होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 34,500 माइनस 14,500, तो ऑब्वियसली ये 20,000 होता है। डन। एक्चुअली दोनों जगह पे क्रेडिट ही हुआ, यहाँ पे भी क्रेडिट हुआ और यहाँ पे डेबिट में से माइनस हुआ। डेबिट में से माइनस मतलब क्रेडिट ही होता है। आगे इसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है ये पेटी कैश रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, पेटी कैश रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस 200। ऐसा कौन बोल रहा है, ब्रांच वाला बोल रहा है। पेटी कैश रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस 200, हेड ऑफिस वाला बोलेगा टू पेटी कैश सेंट टू ब्रांच। हेड ऑफिस वाला क्या बोलेगा, पेटी कैश सेंट टू ब्रांच 200, तो ब्रांच इज द रिसीवर, ब्रांच इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। और ब्रांच वाला क्या बोलेगा, ब्रांच वाला बोलेगा कि 200 रुपए का पेटी कैश मिला, ब्रांच वाला बोलेगा 200 रुपए का पेटी कैश मिला। कहां से मिला, हेड ऑफिस से मिला। तो टू पेटी कैश रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, RECD मतलब रिसीव्ड, फ्रॉम हेड ऑफिस 200 रुपए। तो ब्रांच अकाउंट में भी डेबिट हुआ और पेटी कैश अकाउंट में भी डेबिट हुआ 200 रुपए। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ है फर्नीचर रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस 110/2009 8,000। तो ये भी थोड़ा सा टिपिकल पॉइंट होती है, लेकिन फर्नीचर से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं मैं सारी एक साथ बता देता हूं अभी का अभी। ये थोड़ा सा हार्ड होता है फर्नीचर। फर्नीचर रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस 8,000, ऐसा कौन बोलेगा, ऐसा ब्रांच वाला बोलेगा। फर्नीचर रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, हेड ऑफिस वाला क्या बोलेगा, हेड ऑफिस वाला बोलेगा फर्नीचर सेंट टू ब्रांच, फर्नीचर सेंट टू ब्रांच 8,000। हेड ऑफिस वाला बोलेगा टू फर्नीचर सेंट टू ब्रांच और इसकी डेट दी हुई है 1/10/2009। ये डेट हमको काम आएगी डेप्रिसिएशन निकालने में। अब इस 8,000 का भी एक ही इफेक्ट होगा। आप देख रहे हो यहाँ पे भी एक स्टार लगाए हैं, यहाँ पे भी एक स्टार लगाए। ये स्टार एग्जाम में नहीं लगाना, वो सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए है कि ये 200 का भी अभी तक हमने एक ही इफेक्ट किया है और ये 8,000 का भी अभी तक एक ही इफेक्ट किया है। दूसरा इफेक्ट कैसे होगा वो अभी फर्नीचर अभी समझा देता हूं मैं। ये डेट बहुत काम आएगी 1/10/2009, ध्यान देना। ये फर्नीचर हमने लिखा 8,000, ब्रांच अकाउंट में डेबिट साइड। अब फर्नीचर से रिलेटेड पूरे क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है एक बार हम सर्च करेंगे कि फर्नीचर 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 और कहीं पे दिया हुआ है। तो ये लास्ट लाइन में लिखा हुआ है डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 5%। यहाँ पे होना चाहिए था पर एनम, 5% पर एनम होना चाहिए था डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। तो मैं 5% डेप्रिसिएशन निकालूंगा ऑन फर्नीचर, सुनते रहना। ये हमारे ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट साइड पे क्लोजिंग एसेट्स आते हैं, इसमें हम लिखते हैं बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड, जो भी हमारे सारे क्लोजिंग एसेट्स होते हैं। तो फर्नीचर का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो यहाँ पे हम क्रेडिट करेंगे। अब मैं आपको डेप्रिसिएशन बताता हूँ फर्नीचर का। पहले 8,000 का फर्नीचर है हमारा, मल्टीप्लाई बाय 5% डेप्रिसिएशन है। 8,000 का फर्नीचर मल्टीप्लाई बाय 5%, अभी अभी मैंने आपको दिखाया
5%, ये रहा, मैं फिर से दिखा देता हूँ 5%। तो 8,000 पे 5% डिप्रिसिएशन हम लोग निकालेंगे। अब 8,000 का 5% होता है 400, लेकिन फर्नीचर यूज किया है ब्रांच वाले ने सिर्फ 6 महीने के लिए, 6 मंथ्स के लिए, क्योंकि हमने फर्नीचर भेजा, फर्नीचर हमने भेजा सेंट ऑन 1/10/2009। तो 1/10/2009 से लेकर अकाउंटिंग ईयर खत्म होता है 31/3/2010 पे। तो ब्रांच ने जो फर्नीचर यूज किया वो 1/10/2009 से लेकर 31/3/2010 तक ही फर्नीचर यूज किया। ये होते हैं 6 मंथ्स। तो 6 महीने का डिप्रिसिएशन फर्नीचर में से माइनस हो जाएगा। तो 8,000 पे 5% मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12, 6 महीने का डिप्रिसिएशन। तो ये बहुत बार आप लोगों ने लास्ट ईयर, उसके लास्ट ईयर बहुत बार ये कैलकुलेशन सीखी है। 8,000 का 5% होता है 400, और 400 मल्टीप्लाई बाय 6/12 होता है 200। मतलब 6 महीने का डिप्रिसिएशन होगा 200 रुपए। मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेशन लिख के बताता हूँ। देखो, इक्वल टू 8,000 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 12। अब मैं जैसे ही एंटर दबाऊंगा तो डिप्रिसिएशन आएगा 200 रुपए। कितना आया? 200 रुपए। ये डिप्रिसिएशन है 200 रुपए। ये 200 रुपए माइनस करके बाकी फर्नीचर का क्लोथिंग बैलेंस आएगा। पहले फर्नीचर की कॉस्ट प्राइस थी 8,000, फर्नीचर की कॉस्ट प्राइस थी 8,000, उसमें से 200 रुपए माइनस हो जाएगा। 8,000 फर्नीचर की कॉस्ट प्राइस थी, उसमें से 200 डिप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा। तो फर्नीचर का क्लोथिंग बैलेंस आएगा 7,800। ठीक है, इस 7,800 का कोई दूसरा इफेक्ट नहीं करना है। मैं यहाँ पे भी एक स्टार लगा देता हूँ। इस 7,800 का कोई दूसरा इफेक्ट नहीं करना है। क्लियर? मैं यहाँ पे आपको अच्छी तरह से कैलकुलेशन लिख के देता हूँ कि फर्नीचर की हमारी कॉस्ट प्राइस थी 8,000, उसमें से डिप्रिसिएशन माइनस हुआ 200, तो फर्नीचर की बुक वैल्यू आ गई हमारी 7,800। डन। अब ये जो 8,000 है ये यहाँ पे ब्रांच अकाउंट में डेबिट हुआ, एक इफेक्ट। ये जो 7,800 है ये ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट हुआ, एक इफेक्ट। ठीक है, इन दोनों का एक एक इफेक्ट होगा। अब ये जो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर है 200, ये डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 200, यहाँ पे साइड में एक ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें ये वाला डेप्रिसिएशन 200 यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। 200 डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 200, इस 200 का भी एक ही इफेक्ट होगा। ठीक है, अब तीनों का एक एक इफेक्ट हुआ। अब मैं और डिटेल में समझाता हूं आपको। 8,000 8,000 8,000 8,000 का भी एक इफेक्ट, 7,800 का भी एक इफेक्ट, और 200 जो डेप्रिसिएशन है ये 200 डेप्रिसिएशन का भी एक इफेक्ट पीएनएल में डेबिट। अब ध्यान से मेरे रूल्स को रिवाइज करो। मैंने बोला था जो सेट 1 में डेबिट होगा वो सेट 2 में कहीं ना कहीं पे एक जगह पे डेबिट ही होगा। दिमाग लगाओ, सेट 1 में मतलब ब्रांच अकाउंट में 8,000 रुपए डेबिट हुआ और 7,800 क्रेडिट हुआ, तो ब्रांच अकाउंट में जो नेट इफेक्ट होगा डेबिट माइनस क्रेडिट, 8,000 माइनस 7,800, जो नेट इफेक्ट हुआ वो हुआ 200 डेबिट। ब्रांच अकाउंट में नेट इफेक्ट हुआ 200 डेबिट, पीएनएल में भी नेट इफेक्ट हुआ 200 डेबिट, दोनों जगह पे सेम हो गया। ठीक है, अब ये लॉजिकली मैंने बता दिया कि यहां पे भी 8,000 डेबिट करके 7,800 क्रेडिट कर दिया, यहां पे भी हम लोगों ने 200 रुपए डेबिट कर दिया, तो नेट इफेक्ट दोनों जगह पे सेम है। अब रटाबाजी, थोड़ा रटाबाजी भी जरूरी है। ब्रांच अकाउंट में ये जो पहले पेज पे ब्रांच अकाउंट है इसमें ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस आएगा तो डेप्रिसिएशन नहीं आएगा। ब्रांच अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर आएगा तो डेप्रिसिएशन नहीं आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेप्रिसिएशन आएगा तो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस नहीं आएगा। ठीक है, डन। फर्नीचर के बारे में मैंने सब समझा दिया।
और ये जो सब है ये सब आप वर्किंग नोट्स में लिखना, ये वाला पोर्शन पूरा वर्किंग नोट्स में लिखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फर्नीचर हो गया। फर्नीचर के बाद है हमारा ये पेटी कैश ऑन 31/3/2010 ₹100, मतलब ये ₹100 पेटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस है, ये ₹100 पेटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस है। तो हम लोग क्या करेंगे, 100 रुपीज ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, क्लोजिंग पेटी कैश बैलेंस ₹100 ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, और यही ₹100 पेटी कैश अकाउंट में भी क्रेडिट करेंगे। यही ₹100 हम लोग पेटी कैश अकाउंट में भी क्रेडिट करेंगे। क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड, ये पेटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस। तो ब्रांच में भी क्रेडिट किया और पेटी कैश में भी क्रेडिट किया, आगे दोनों जगह पे क्रेडिट ही होगा। आगे इसके बाद लिखा हुआ है स्टॉक 31/3/2010 1000, मतलब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स 1000। तो इसके भी दो इफेक्ट होंगे 1000 के, एक ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट साइड क्लोजिंग स्टॉक, एक ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट साइड क्लोजिंग स्टॉक 1000, दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, ये तो आपको मालूम है ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड 1000, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, यहां पे मैं लिख दूंगा 1000 बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्या लिखेंगे, 1000 बाय क्लोजिंग स्टॉक, ब्रांच अकाउंट में भी क्रेडिट और ट्रेडिंग अकाउंट में भी क्रेडिट 1000। आगे दोनों जगह पे क्रेडिट ही होगा। इसके बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ है कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस। रेमिट करना मतलब पैसे पे करना, कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस मतलब ब्रांच वाले ने इतना पैसा हेड ऑफिस को दिया। अब मैं आपको दूसरी भाषा में बताऊं तो यही कैश सेल है, क्योंकि क्वेश्चन में ऊपर लिखा हुआ था पैराग्राफ में, ऊपर पैराग्राफ में लिखा हुआ था कि ब्रांच वाला जो है वो सारा का सारा सेल कैश पे ही करता है। तो यही 60,000 कैश सेल है, यही 60,000 कैश सेल है, और यही 60,000 ब्रांच वाले ने पैसा हेड ऑफिस को भेजा। तो ब्रांच इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर 60,000। तो ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आएगा बाय कैश रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच। आपको मालूम है कि ब्रांच से जब हमको पैसे मिलते हैं तो 4 अलग अलग तरीकों से पैसे मिलते हैं। एक होता है कैश सेल्स, एक होता है कलेक्शन, मैं अभी लिखूंगा नहीं, बाकी के 3 मैंने क्वेश्चन 1 में बता दिए। एक होता है कैश सेल, एक होता है कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, एक होता है कैश रिसीव डायरेक्टली फ्रॉम डेटर्स, और एक होता है बैड डेट रिकवरी। एक होता है कैश सेल, एक होता है कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, एक होता है कैश रिसीव डायरेक्टली फ्रॉम डेटर्स, और एक होता है बैड डेट रिकवरी। ये सब मैं फर्स्ट क्वेश्चन में बता चुका हूं, इसलिए मैं बार बार फिर से लिखूंगा नहीं। इस क्वेश्चन में सिर्फ कैश सेल है 60,000, तो बाकी के 3 नाम लिख के टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। पहला क्वेश्चन था इसलिए मैं डिटेल में बता रहा था, अभी सिर्फ मैं उतना ही लिख रहा हूं जितना क्वेश्चन में दिया हुआ है। 60,000 कैश रिसीव फ्रॉम ब्रांच। अब ब्रांच वाला इस 60,000 को क्रेडिट करेगा ट्रेडिंग अकाउंट में, ब्रांच वाला लिखेगा बाय सेल्स, उसके नीचे पहले कैश सेल्स 60,000। अब क्रेडिट सेल है नहीं, क्रेडिट सेल है नहीं, वैसे कैश सेल के नीचे होता है क्रेडिट सेल, उसके नीचे होता है टोटल सेल, उसके नीचे होता है लेस सेल्स रिटर्न, पर वो सब इस क्वेश्चन में मैं नहीं लिख रहा हूं। वैसे हमेशा ये होता है कैश सेल, क्रेडिट सेल, टोटल सेल, फिर लेस सेल्स रिटर्न, बट इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं। सिर्फ कैश सेल मैंने 60,000 लिख दिया, ठीक है। तो यही 60,000 ब्रांच वाले का कैश सेल है, तो ब्रांच वाला इसको ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट करेगा, और यही 60,000 हेड ऑफिस वाला, यही 60,000 हेड ऑफिस वाला
ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट करेगा, हेड ऑफिस वाला बोलेगा ब्रांच इज द गिवर, ठीक है। 60,000 ब्रांच अकाउंट में भी क्रेडिट और ट्रेडिंग अकाउंट में भी क्रेडिट 60,000। मैं इसको आउटर कॉलम में लिख देता हूँ 60,000, क्योंकि मेरे को मालूम है कि क्रेडिट सेल है नहीं, ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि क्रेडिट सेल नहीं है, इसलिए मैं फॉर्मेट भी नहीं बना रहा हूं। आगे ओके, इसके आगे ये वाला पोर्शन बाकी है, लास्ट वाला एक टेबल, बट मैं इस वीडियो में कवर नहीं करूंगा ये, इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मीटिंग एंड कर रहा हूं मैं। कुछ लिखना नहीं फिलहाल, इस आंसर में तो कुछ नहीं लिखना। समझने के लिए आप ये पूरा वीडियो रिवाइज कर सकते हो, बट लिखना कुछ भी नहीं, पूरा कंप्लीट हो जाए मेरा उसके बाद लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।